हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जो आरआरबी जेई एलपी का जो वैकेंसी आया है एलपी का, उसी के रिगार्डिंग आज साइंस में पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था दूरी के बारे में। जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? पारसेक होता है। तो उसी के से आगे की चर्चा करेंगे हम, जिसमें मैं बताना चाहूंगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रा पारसेक, यानी एक पारसेक बराबर होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर पर एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना होता है। और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। तो इस चीज के बारे में आप लोगों को डिस्कस हो चुका था पिछले क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान का मापन। यूनिट जो पढ़े हुए थे मेजरमेंट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का मापन। इसमें आप लोगों को पढ़ना है जैसे द्रव्यमान पदार्थ का मौलिक गुण है। इसका मौलिक गुण होता है इसका मान पिंड के सहस्त्रित द्रव्य की मात्रा या संख्यात्मक मान है, जो सामान्यतः इस रूप से ताप तथा ऊंचाई का परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब द्रव्यमान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मेजरमेंट ऑफ मास वो कहलाता है, द्रव्यमान का मौलिक गुण ही इसका है। उसके बाद आता है आपका किलोग्राम। ये किलोग्राम आया कहाँ से? कहने का मतलब जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये तो आपको दिया हुआ है, या वैज्ञानिकों ने हमें ये दिया है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। लेकिन कुछ तो होगा, कहीं से तो आया होगा 1000 ग्राम, तभी तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हुआ है। तो इसी को मैं बताऊंगा कि पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्था, मतलब पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान है, वहां पर रखे गए प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु बेलन के द्रव्यमान को 1 केजी माना गया है। मतलब क्या है कि पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान है ना, वहां पर प्लेटिनियम इरिडियम दो धातु से बनी मिश्र धातु है, जो बेलने आकार का है, जिसका द्रव्यमान जो मापा गया है वो 1 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम के बराबर है। यदि कहे तो उसका जिसका व्यास, यानी ये देख पा रहे हैं ये है आपका उनका व्यास 39 mm और तथा ऊंचाई 39 mm। मान चलिए ये आपका वृत्त है, ठीक है। इसके व्यास की बात करें तो ये व्यास इसका कितना हो गया 39 mm। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई भी कितना हो जा रहा है? इसका ऊंचाई भी हो जा रहा है आपका इसका 39 mm के बराबर होता है। ये आपको दिया गया है किलोग्राम के परिभाषा में। अब हम दूसरे परिभाषा या दूसरे रूप से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किलोग्राम का दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है। तो किलोग्राम का दूसरा परिभाषा है सामान्य वायुमंडलीय दाब एवं 4 डिग्री ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल को द्रव्यमान 1 केजी होता है। इसका कहने का मतलब है कि सामान्य वायुमंडल में जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उस समय जब 4 डिग्री ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल को, मतलब 1 लीटर शुद्ध जल को 4 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाने के बाद उसका द्रव्यमान जो मापा जाएगा वो 1 केजी के बराबर होगा। वो कितने होगा? 1 केजी के बराबर। या दूसरे शब्दों में कहें एक और परिभाषा किलोग्राम की तो बोल सकते हैं हम 1 केजी मतलब कार्बन का 12वां, मतलब C612 जो होता है इसके बराबर, यानी 5.0188 गुने 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब कार्बन इतने द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा तो वह कार्बन आपका 1 केजी के बराबर होगा। ये 3 परिभाषा मैंने आपको बताया है। ये किलोग्राम का पेरिस के अनुसार एक समान वायुमंडलीय 4 डिग्री पर 1 लीटर शुद्ध जल को रखा जाए तब, या कार्बन को 5.0188 गुने 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होगा। इतना परमाणु होने के बाद उसका वजन करेंगे, द्रव्यमान मापेंगे, तो जितना भी वजन होगा वो 1 केजी के बराबर होगा। इसके बाद आता है आपका अदर यूनिट ऑफ मास। इसके बारे में हम जानेंगे हम। तो अदर यूनिट में बारे में जानेंगे जैसे द्रव्यमान का अन्य मात्रक, यानी 1 क्विंटल बराबर 100 किलो। 100 किलो यानी 10 का स्क्वायर केजी भी कर सकते हैं, यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10 बराबर 100 केजी। यदि 1 मैट्रिक टन यानी 10 क्विंटल होता है तो इधर
100 केजी बराबर 1 क्विंटल, तो 10 क्विंटल यानी 10 का पावर क्यूब केजी, मतलब 1000 किलो हो गया। उसी प्रकार से मेजरमेंट ऑफ टाइम मतलब समय का मापन, तो समय का मापन कैसे करेंगे तो उसके बारे में परिभाषा दिया हुआ है। किन्हीं दो घटनाओं के मध्य अंतराल को समय कहा जाता है। मतलब एक पहला घटना हुआ और दूसरा घटना हुआ, इन दोनों घटना के बीच का समय, मतलब पहला घटना के कब कब हुआ और दूसरा घटना कब हुआ, इन दोनों के बीच में लगा समय ही समय कहलाता है। और समय का मात्रक अब क्या होता है, सेकेंड होता है, आप तो जानते ही है। सेकेंड यानी पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन के लिए गया समय दिन कहलाता है। समय दिन मतलब सेकेंड जो है पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, एक पूर्ण घूर्णन, एक बार जो पूरा चक्कर लगा लेता है तो लगाया गया समय वो आपका सेकेंड कहलाता है। इसके बाद आता है जैसा कि कुछ नहीं है, बस समझने की चीज है, याद करने वाला कुछ नहीं है, बस आप समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो इजी हो जाएगा। जैसे कि मध्य सौर दिन के 86,400वें भाग को 1 सेकेंड कहते हैं। मतलब क्या, मध्य सौर दिन के इतने इतने भाग को 1 सेकेंड कहा जाता है। जैसे सीरियम परमाणु जितने समय में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब यानी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है तो वह 1 सेकेंड कहलाता है। मतलब क्या कि सीजियम परमाणु जो होते हैं, जितने समय में उसको जितना भी समय लगेगा ना, इतने परमाणुओं को कंपन करने में, इतना कंपन करने में, जब इतना कंपन कंप्लीट कर लेगा जितने समय में, वह समय कितना कहलाएगा, 1 सेकेंड। यानी वो 1 सेकेंड में इतना बार कंपन करता है सीजियम परमाणु। इसके बाद बात करें अदर यूनिट ऑफ टाइम, यानी समय का दूसरा मात्रा कैसे होता है समय के अन्य मात्रा के अनुसार, तो जानेंगे हम। क्या होगा आपका, एक सोलर ईयर मतलब एक सोलर साल बराबर मतलब औसत 365.25 सोलर दिन होता है। यानी लूनर डे यानी चंद्रमा का होता है महीना, वो कितना दिन का होता है, 27.3 दिन का। कैलेंडर मंथ, जैसा कि हम लोग कैलेंडर देखते हैं तो ज्यादातर अभी देखते हैं 30-31 का होता है, इसलिए आपका 30-31 का दिन होगा। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 और 366। 365 और 366 होता क्या है, तो 366 लीप ईयर में होता है, जिस वजह से फरवरी का महीना 29 का हो जाता है। डिकेड यानी दशक, यानी दशक किसको बोलते हैं, जो 10 वर्ष का समय होता है, तो एक दशक बराबर 10 वर्ष। उसी को सेंचुरी यानी शताब्दी, तो एक शताब्दी बराबर कितना होता है, 100 वर्ष होता है। एक सेंचुरी 100 वर्ष। उसके बाद आता है आपका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। जैसा कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं आवेश यानी चार्ज यानी क्यू को डिनोट करते हैं। प्रवाह की समय किसको टी से डिनोट करते हैं। दर को विद्युत धारा यानी करंट को क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, की तीव्रता कहते हैं। जैसे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज दैट इज कॉल्ड करंट किसको कहेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट यानी देखो करंट का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। मान चलिए एक तार है और एक दूसरे तार के बीच में 1 मीटर का गैप है। इन दोनों के बीच के गैप यानी ये 2.10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाए, इन दोनों के बीच में न्यूटन का फोर्स लगेगा। वह देखिए मान चलिए जैसे करंट क्या होता है, चार्ज बट्टा समय। चार्ज क्या होता है, क्यू होता है। अब देखिए क्यू कितना होता है, यदि चार्ज 1 कूलाम लगा है और समय कितना 1 सेकेंड में, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी 1 सेकेंड में एक समय निकला, यानी करंट जो निकलता है तो वो आपका ये हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर का मात्रक यानी केल्विन के होता है, लेकिन इसको लिखते हैं क्या है, सेल्सियस मापते हैं, इसके लिए डिग्री सी से मापा जाता है। उसके बाद आता है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब होता क्या है, जल की तिर्यक बिंदु। तो इसको हम जानेंगे तिर्यक बिंदु होता क्या है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि जिसमें 3 अवस्थाएं ठोस
द्रव और गैस। ठोस क्या हो गया आपका? बर्फ हो गया। द्रव क्या हो गया आपका? जल हो गया। गैस क्या हो गया? जलवाष्प हो गया। जो संतुलित में हो तब वह तिर्यक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाएगा उसको। इसके बाद आता है परम शून्य तापमान यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर या इसको हम जीरो टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो वो आपका हो जाएगा, तो परम शून्य तापमान वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का समस्त अणु की गति रुक जाती है, मतलब समस्त अणु की गति रुक जाती है, अर्थात गतिज ऊर्जा शून्य यानी जीरो होती है, उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी जीरो केल्विन। जीरो केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री। समझ पा रहे हैं? और यदि रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर हम लोग सभी जानते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यदि केल्विन में बदले तो उसमें 273 ऐड हो जाता है, जिस वजह से इसका कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद एब्सिएंट टेम्परेचर जो 17 डिग्री होता है, लेकिन यदि इसमें 270 ऐड कर दिया जाए तो केल्विन में बदल जाएगा, तो आपका केल्विन कितना हो जाएगा? 290 केल्विन हो जाता है। तो आपको सबसे एक आसान ट्रिक है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने में, या फ़ारेनहाइट से रूमर में जाने, या रूमर से रैंकाइन में जाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी। इसके लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है। सबसे आसान फार्मूला ये है कि आपको दिखने में भी आसान है और समझने में भी आसान है, जिससे आपको किसी भी अवस्था में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए, सी यानी सेल्सियस है, एफ आपका फ़ारेनहाइट है, आर आपका रूमर है और आर ए आपका रैंकाइन है। यदि C/5 बराबर फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो F -32/9 होता है। यदि इसको ऊपर कर देते हैं तो ये 5 से गुना हो जाएगा। यदि C बराबर आपका सेल्सियस में बदल जाएगा। यदि फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 9 इससे गुना हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, बट्टा 5 तो है ही। उसके बाद यदि आपको रूमर में बदलिए या रैंकाइन में बदलिए, ये आपको चारों फॉर्मूला सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रूमर और रैंकाइन में बदलने के लिए सबसे इजी ट्रिक है। इसके बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी होता ही क्या है? इसका ऐसा मैटर, लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला होता है, इसका कैंडेला होता है। तो हम जानेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत में एकांक समय में एकांक घन कोण से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को उस प्रकाश मोती ज्योति तीव्रता कहलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घन कोण, घन मतलब सॉलिड एंगल, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, समतल कोण और घन कोण, यानी घन कोण क्या होगा? सॉलिड एंगल हो जाएगा आपका। तो किसी प्रकाश स्रोत में एकांक समय में एकांक घन में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को उस प्रकाश का ज्योति तीव्रता कहा जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? आपका कैंडेला होता है। इसके साथ साथ पदार्थ का मात्रक मोल होता है, आपको बताई थी सबस्टेंस ऑफ ऐसा मात्रक। इसके बाद आता है कुछ इंपोर्टेंट यूनिट के बारे में, हम कुछ को शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूरी यानी डिस्टेंस का ऐसा मात्रक मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन होता है, या इसका सीजीएस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका डायन हो जाता है। मोमेंटम यानी केजीएम पर सेकेंड, मतलब किलोग्राम मास पर सेकेंड। इम्पल्स यानी न्यूटन सेकेंड। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स, इसका क्या हो जाता है? एफ बराबर जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, या इसको हम जी बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रेशर। प्रेशर यानी न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहा जाता है। वर्क मतलब इसको जूल से मापते हैं, यानी F/D, ये भी एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। एनर्जी मतलब जूल को नापते हैं, यानी न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद आता है आपका पावर को क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड, या इसको वाट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वाट पर सेकेंड, या 1 वाट पर सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। कॉमर्शियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखा जाए तो इसको किलोवाट घंटा में मापते हैं, लेकिन यही 1 किलोवाट घंटा बराबर
36 गुने 10⁵ जूल होता है, जो 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। यदि यही टॉर्क को मापते हैं तो न्यूटन मीटर होता है। एंगुलर स्पीड को मापते हैं तो मीटर पर सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापते हैं। चार्ज कूलम में नापते हैं, या एम्पियर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। करंट एम्पियर होता है। टाइम सेकेंड होता है। इसके बाद आता है आपका वोल्टेज। वोल्टेज को वोल्ट से मापते हैं, रेजिस्टेंस को ओम से, रेसिस्टिविटी को ओम मीटर से। वही देखिए, रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी हो गया, इसी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ओम का क्या उल्टा होता है? महो होता है, या इसको सीमेन बोलते हैं। महो पर मीटर होता है। कंडक्टेंस का महो होता है। इंडक्टेंस का हेनरी होता है। कैपेसिटेंस का फैराड होता है। इंडक्टिव या कैपेसिटिव रेसिस्टेंस का ओमी होता है। इसके बाद आप लोग जानते होंगे मास का क्या जी होता है? केजी होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, करंट डेंसिटी का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मोबिलिटी का मीटर स्क्वायर पर वेलोसिटी पर सेकेंड। स्ट्रेस का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। एंगुलर फोर्स का रेडियन पर सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन। और वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे बताए थे, पदार्थ का क्या होता है? मोल होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। प्लेन एंगल का रेडियन, जैसा मैंने बताया था। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। इस प्रकार से आपका कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट यूनिट है। इस प्रकार से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर